गुड इवनिंग क्लास। कैसे हो आप लोग। आज की क्लास बिल्कुल गजब की होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जिसे करके बिल्कुल आपको मजा आने वाला है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन है वो मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है उसके कौन कौन से टाइप है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका लो लेवल का होता है, एक आपका मीडियम का होता है और तीसरा आपका होता है हाई लेवल का। इनको हमने 3 कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हम किसका यूज करते थे, चॉक बोर्ड का यूज करते थे ना। हम बहुत पहले किससे यूज करते थे, चॉक बोर्ड, या फिर चार्ट के थ्रू पढ़ाते थे हम, मॉडल के थ्रू, मैग्नेटिक बोर्ड। ऐसे बहुत से टेक्निक है जो हमारे किस में आते हैं, लो ऑफ, जो हमारे नीचे लेवल के यानी सबसे नीचे लेवल वाले जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है किसे कहते हैं हम। इसमें कौन कौन सा आता है आपका, चाक बोर्ड और उसके बाद चार्ट, मॉडल वगैरह इसके अंदर कंप्लीट आते हैं। क्लियर है? अगर हम मीडियम के बारे में बात करें तो मीडियम आपका क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया आपका, फिल्म स्ट्रिप हो गया, प्रोजेक्टर हो गया नॉर्मल। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या होता है आपका, फिर होता है आपका लो फिल्म प्रोजेक्टर। साउंड फिल्म प्रोजेक्टर नहीं होता आपका। अगर हम साउंड फिल्म प्रोजेक्टर के बारे में बात करें तो उसमें आपका ऑडियो और विजुअल एक साथ आ रहे हैं। जिसमें ऑडियो और विजुअल एक साथ आते हैं वो आपका किस में आता है, हाई लेवल में आता है। किस में आता है आपका, हाई लेवल में। हाँ, अगर ओनली विजुअल के बारे में बात कर रहे, सिर्फ विजुअल के बारे में बात कर रहा तो आपका किस में आता है, मीडियम वाले में आता है। अगर ऑडियो के बारे में बात कर रहा या फिर पिक्चर के बारे में बात कर रहा तो आपका किस में आता है, लो वाले में आता है। पर हाई वाले में क्या आता है आपका, वॉइस भी आती है, ठीक है। उसके बाद आप विजुअल भी होता है, आप उसे देख सकते हो। इसमें क्या क्या आता है आपका, मल्टीमीडिया, एलसीडी, एलडीपी, सैटेलाइट, टेलीविजन, इस टाइप के जो आते हैं आपके एनिमेशन, ये आपके हाई लेवल में आते हैं। किस में आते हैं, हाई लेवल में आते हैं। तो जो हमारे इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। कौन कौन से, लो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और तीसरा आपका हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। क्लियर है? इसमें क्या हो जाएगा, देखो 22 डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, क्या कह रहा है आपका कि हाई लेवल इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है। अभी मैंने बताया कि जिसमें आपका ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है, वो आपका कौन सा होता है, हाई लेवल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, आप देखो सैटेलाइट, एलसीडी और ऑनलाइन टीचिंग, इसमें क्या होता है आपका, ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है। तो इसका आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सारे आपके किस में आते हैं, हाई लेवल में आते हैं। किस में आते हैं, हाई लेवल में आते हैं। क्लियर है? अब आप ये देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। ये आपका ये कह रहा है कि लो लेवल में कौन सी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आती है। किसके बारे में बात कर रहा हूं, बिल्कुल नीचे क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, बिल्कुल लास्ट वाला। तो आपके लो लेवल में अभी मैंने बताया आपका जो मैग्नेटिक बोर्ड है किसमें आता है, लो लेवल में। अगर यहाँ पे अगर फिल्म प्रोजेक्टर के बारे में बात करता तो आपका किस में आता, मीडियम वाले में। पर यहाँ पे आपके बात कर रहे साउंड फिल्म प्रोजेक्टर, तो आपका जो साउंड फिल्म प्रोजेक्टर ये आपके हाई लेवल में आता है। किस में आता है, हाई लेवल में आता है। एलसीडी भी हाई लेवल, सैटेलाइट भी आपके हाई लेवल में। पर जो आपका मैग्नेटिक बोर्ड है किस में आता है, लो लेवल में। किस में आता है आपका, लो लेवल में। कंप्लीट है? क्लियर है? आगे बढ़े। आप ये वाले क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या कह रहा है, मीडियम लेवल में। अभी हमने किस में पढ़ा, हाई लेवल में पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने लो में पढ़ लिया। अब आपके क्वेश्चन कौन सा आ रहा कि मीडियम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया कि जो साउंड फिल्म है ये किस में आता है आपका, हाई में। सैटेलाइट हाई में, और जो आपका एलसीडी ये भी आपका हाई में। पर मॉडर्न है आपका, मॉडर्न किस में आता है आपका, मीडियम वाले में। किस में आता है आपका, मीडियम में। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपका इसका मॉडर्न। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका ये कह रहा कि जो आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर और ओनली प्रोजेक्टर, सिर्फ प्रोजेक्टर के बारे में बात कर रही है, साउंड फिल्म प्रोजेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा। किसके बारे में बात नहीं कर रहा, ये आपका साउंड फिल्म प्रोजेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ प्रोजेक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके ऑडियो प्लस विजुअल
दोनों अगर आपके प्रोजेक्टर में हैं तो आपका हाई लेवल होगा। किसमें होगा? हाई लेवल। पर अगर बस आप जो आप प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो उसमें बस विजुअल है तो किसमें आएगा? आपका मीडियम में आएगा। किसमें आएगा? मीडियम में आएगा। तो यहाँ पे बस ओनली प्रोजेक्टर के बारे में बात कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका मीडियम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। क्लियर है? हाँ, अगर यहाँ पे साउंड फिल्म प्रोजेक्टर होता, यहाँ पे अगर प्रोजेक्टर की जगह साउंड फिल्म प्रोजेक्टर होता तो आपका किस में आता? फिर आपके हाई लेवल में आता। किस में आता? आपके हाई लेवल में। क्लियर है? आगे बढ़े। आप ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है कि जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होती है, कौन सी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो इसका दूसरा नाम क्या है? किस नाम से जानते हैं? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। किस पे दिया था? एक तो उन्होंने चूहे पे दिया था। क्लियर है? एक उन्होंने चूहे पे दिया था, फिर उसके 5 साल बाद उन्होंने किस पे दिया? कबूतर पे, यानी कि 1938 में उन्होंने किस पे दिया? उन्होंने चूहे दिया चूहे पे। उसके 5 साल बाद यानी कि 1943 में किस पे दिया? कबूतर पे। किस पे दिया? कबूतर पे। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला आपका ये कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया? तो दिया ये बीएफ स्किनर ने। किस पे दिया? एक तो चूहे पे दिया 1943 में, उसके 5 साल बाद किस पे दिया? कबूतर पे। किस पे दिया? कबूतर पे। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा, जब भी आपके सामने शॉर्ट फॉर्म में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी आपके शॉर्ट फॉर्म में आए पेपर में, तो शॉर्ट फॉर्म में जब भी आए तो आप ये चीज समझ लो कि जब आपके पेपर में शॉर्ट फॉर्म में आते हैं तो जो आपकी थ्योरी का जो मेन फोकस था, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है, इस थ्योरी ने किस चीज पे फोकस किया? जिस चीज पे फोकस करेगा उसको हम स्टार्टिंग में लेंगे और उसके बाद जो दूसरा चीज बच गया उसको हम लास्ट में लेंगे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ने किस पे फोकस किया था? रिस्पॉन्स पे। किस पे फोकस किया था? रिस्पॉन्स पे। इस पे स्किनर साहब ने कहा था कि अगर कोई आपको रिस्पॉन्स अच्छा देता है, पॉजिटिव देता है, तो आप उस काम को करो, अगर नेगेटिव देता है तो आप उस काम को छोड़ दो। यानी कि आप किस पे काम करोगे? रिस्पॉन्स पे। किस पे काम करोगे आप? रिस्पॉन्स पे। किस पे काम करोगे आप? रिस्पॉन्स पे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखो, उन्होंने कब दिया था? उन्होंने 1943 पे किस पे दिया था? कबूतर पे। और 1938 में किस पे दिया था? चूहे पे दिया था। तो इस वाले जो थ्योरी है किस पे फोकस किया था उन्होंने? रिस्पॉन्स पे। किस पे किया था? रिस्पॉन्स पे। इसलिए स्टार्टिंग में आएगा आपका रिस्पॉन्स और लास्ट में आएगा स्टिमुलस। क्लियर है? तो इसको हम किस थ्योरी के नाम से जानते हैं? आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। किस थ्योरी के नाम से जानते हैं? आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब आप ये देखो, क्वेश्चन आपका ये कह रहा कि क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, इसका दूसरा नाम क्या है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। कब दिया था? उनके किस पे उन्होंने रिसर्च किया था? तो उन्होंने किया था रिसर्च, ये देखो, उन्होंने किस पे किया था? एक डॉगी पे किया था, एक कुत्ते पे किया था। उन्होंने क्या किया था? एक खाने को घंटी के साथ रिप्लेस किया था। किसके साथ रिप्लेस किया था? घंटी के साथ। यानी आपका खाना क्या है? नेचुरल स्टिमुलस। क्या है? नेचुरल स्टिमुलस। पर घंटी क्या आपका? आर्टिफिशियल स्टिमुलस। क्या है आपका? आर्टिफिशियल स्टिमुलस। उन्होंने क्या किया कि पहले जब कुत्ते को खाना दिखाया तो इसने रिस्पॉन्स किया, नेचुरल रिस्पॉन्स किया, यानी इसका लार टपकना स्टार्ट हुआ। अगले केस में जब उन्होंने घंटी बजाई तो इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, यानी जो पहले इसका खाना देकर लार टपक रहा था, अगले केस में इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगले केस में उन्होंने क्या किया? खाने के साथ घंटी बजाई, यानी उन्होंने खाना भी दिया और घंटी भी बजाया, यानी कि दोनों काम एक साथ किया। अगले केस में क्या हुआ? बस उन्होंने घंटी बजाई, तो जो रिस्पॉन्स एक कुत्ता खाना देख के कर रहा था, अब वही रिस्पॉन्स एक घंटी बजाने पर वही रिस्पॉन्स कर रहा था, यानी कि खाना देखकर ये लार टपक रहा है इसका, तो लास्ट केस में घंटी देखकर इसका लार टपकना स्टार्ट हो गया। यानी पे क्या हुआ? एक तरह से कंडीशनिंग बना। क्या हुआ? कंडीशनिंग बना। इसमें क्या हुआ? आपका खाने की जगह घंटी रिप्लेस किया गया, यानी जो रिस्पॉन्स ये नेचुरल स्टिमुलस देके कर रहा, आज के टाइम पे यही रिस्पॉन्स है घंटी के थ्रू दे रहा।
यानी जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है किस पे फोकस है, कंडीशनिंग पे। किस पे फोकस है, कंडीशनिंग पे। तो इसलिए हम किस थ्योरी के नाम से जानते हैं इसको, CR थ्योरी के नाम से, यानी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। क्लियर है, आगे बढ़े। यहां पे देखो आप, यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि जो आपके ट्रायल और एरर थ्योरी है इसका दूसरा नाम क्या है। तो ट्रायल और एरर थ्योरी के बारे में बात करें हम, तो इसमें एक बिल्ली होती है, एक पिंजरे में बंद होती है। इसके सामने क्या है, स्टिमुलस। इसके सामने क्या है, स्टिमुलस। इसके सामने जो खाना रखा हुआ है इसे हम कहते हैं स्टिमुलस। तो ये बिल्ली क्या करती है, इसको देख के एफर्ट करती है, यानी कि इसको देख के कोई ना कोई ये काम करती है। इसे भूख लगता है, इसे भूख लगा, ये खाने के लिए भागी। तो इसको पाने के लिए जो इसने एफर्ट किया, इसके वजह से इसका लीवर पैर, इसका जो पैर है ये लीवर पर टच हुआ। और लीवर पर टच होने के बाद क्या हुआ, इसका जो डोर है, इसका जो गेट है, वो गेट क्या होता है, खुल जाता है, जिसके वजह से बाहर आ जाती है और खाना खा लेती है। तो ये थ्योरी आपकी क्या कहती है, इस थ्योरी ने फोकस किस पे किया है, खाने पे। किस पे फोकस किया है, खाने पे, यानी स्टिमुलस पे फोकस किया है। इसलिए हम इस थ्योरी किस नाम से जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। किस नाम से जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसमें ये कहा गया है कि जब तक आपके सामने कोई टारगेट नहीं दिखाई देगा तब तक आप उसको पाने के लिए एफर्ट नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे। बार बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी बार बार आपको ट्रायल करना पड़ेगा। बार बार गलती होगी पर लास्ट में आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, सक्सेस जरूर मिलेगा। तो पर इस थ्योरी का जो मेन फोकस है किस पे, टारगेट पे, यानी कि आपके स्टिमुलस पे। किस पे, स्टिमुलस पे। इसलिए इस थ्योरी को हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्योरिटी के और किस नाम से जानते हैं। तो आपको पता है टीचिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं, और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो, बार बार ये पूछा जाता है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के सेकेंड फेज में प्रैक्टिस का कितना % आपको याद रहता है। तो आपको प्रैक्टिस का कितना % याद रहता है, 65%। कितना याद रहता है आपको, 65%। क्लियर है। यहाँ पे देखो आप, इसमें ये कहा गया कि जब वर्कशॉप में चाहे प्रैक्टिस करते हैं चाहे ट्रेनिंग करते हैं तो इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है आपका एक्सप्लेन करना, दूसरा डेमोस्ट्रेट, फिर क्लास इमिटेट, उसके बाद होता है प्रैक्टिस। तो सबसे कम % किसकी है यहाँ पे, अब एक्सप्लेन की। जब आपको एक्सप्लेन किया जाता है, जब एक्सप्लेन किया जाता है तो आप कितने % सीखते हो, 10%। कितना सीखते हो आप, 10%। पर आप जब डेमोस्ट्रेशन के थ्रू सीखते हो, किसके थ्रू, डेमोस्ट्रेशन के थ्रू, तो आप कितना % सीखते हो, 25%। कितना सीखते हो, 25%। हाँ। अगले स्टेप में क्या है, जब आप प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हो, किसके थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हो, तो आप कितना सीखते हो, 65%। कितना सीखते हो, 65%। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिस में हम कितना % सीखते हैं, तो 65%, डेमोस्ट्रेशन में 25 और एक्सप्लेन के थ्रू 10%। तो अगला क्वेश्चन आपका यही है कि ट्रेनिंग के सेकेंड फेज में डेमोस्ट्रेशन के थ्रू हम कितना सीखते हैं, तो 25%। कितना सीखते हैं, 25%। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक्सप्लेन के थ्रू हम कितना सीखते हैं। तो अभी मैंने आपको अभी बताया कि हम एक्सप्लेन के थ्रू ओनली 10%। कितना, सिर्फ 10%, यानी कि एक्सप्लेन से 10%, डेमोस्ट्रेशन से 25%। हमने दोनों को ऐड किया, कितना हो गया, 35 हो गया। अब बचा 65। तो 65 किस में आता है आपका, एक्सप्लेन। जब आप एक्सप्लेन करते हो, सॉरी प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस के थ्रू कितना सीखते हैं हम, 65। कितना, 65। क्लियर है। यहाँ पे देखो आप, एक्सप्लेन के थ्रू 10%, डेमोस्ट्रेशन के थ्रू 25% और प्रैक्टिस के थ्रू 65%। क्लियर है। ये आपका रहा एक्सप्लेन और ये आपका रहा डेमोस्ट्रेशन, यानी कि 25% और प्रैक्टिस के थ्रू 65%। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो डेल कॉन एक्सपीरियंस है, जो आपका डेल कॉन एक्सपीरियंस में, उसमें जो याद करने का जो रेट होता है सबसे कम किस में होता है, सबसे कम किस में होता है। तो मैंने आपको बताया था इसका जो डेल कॉन एक्सपीरियंस है सबसे कम % होता है रीड का। कितना होता है, 10%। कितना होता है,
10%। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे टॉप पे आता है। किस पे आता है? टॉप पे आता है। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया कि जो हमारे डेल कॉन एक्सपीरियंस है, तो डेल कॉन एक्सपीरियंस का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उन्होंने किस पे दिया, यानी कि सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने किस पे किया? तो सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया था डू पे। खुद करो। जब आप खुद करते हो तो कितना परसेंट सीखते हो? 90%। कितना करते हो? 90%। यहाँ पे देखो आप, जब हमने रीड किया 10%, जब हमने सुना 20%, जब हमने देखा तो 30%, जब हमने देखा भी और सुना भी तो हमने कितना किया? 50%। जब हमने खुद किया, खुद हमने बोला, से किया, तो सीखा हमने 70%। जब हमने खुद किया भाई, जब तुम खुद कर रहे हो, खुद उसमें इन्वॉल्व हो, सब कुछ आपके दायरे के अनुसार हो रहा है, जो आप चाह रहे हो वही हो रहा है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा ही नहीं होगा? होगा। तो इसका कितना होगा? 90%। कितना होगा? 90%। ये क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो डेल कॉन एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपने एक चीज पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट। क्या पढ़ा होगा आपने? एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है आइडिया लगाना। क्या होता है? आइडिया लगाना। यहाँ पे देखो आप, ये रहा आपका, ये होता है एंगल। सबसे पहले मैं बता दूं, डेल कॉन एक्सपीरियंस में कितने स्टेप है आपके? 10 स्टेप है। कितने स्टेप है? 10 स्टेप है। जिसमें सबसे ज्यादा हमें सीखने को मिलता है वो कौन सा होता है? 90%। कौन सा होता है आपका? डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस, यानी कि डू बोलते हैं इसमें। क्या बोलते हैं? डू। ये आपको एंगल दिखाई दे रहा होगा, यानी कि डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हाई है और यहाँ पे क्या है? लो। यहाँ पे क्या आपका? एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि आपको ये कह रहा है कि कहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन एंगल ज्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है आपका? अनुमान लगाना या फिर आइडिया लगाना। तो जब आपको किसी वर्बल के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, ऑडियो के थ्रू कोई आपको नॉलेज दी जाती है, तो आप ज्यादातर क्या करते हो? अनुमान लगाते हो, आइडिया लगाते हो। आप एक तरह से फुलफिल तो नहीं करते हो ना कि होगा या फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप वो चीजें खुद नहीं कर रहे हो भाई। जब कोई काम आप खुद करते हो तो आप वहां पे आइडिया नहीं लगाते हो। क्यों? कि आप वो काम खुद कर रहे हो, आपको सब कुछ पता है, तो आप आइडिया वहां पे बहुत कम लगाओगे। तो यही बात कर रहा है कि टॉप पे जो होता है एब्स्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। जब आपको पिक्चर के थ्रू समझाया जाता है, वर्बल सिंबल के थ्रू समझाया जाता है, तो आप वहां पे बहुत ज्यादा आइडिया लगाने की कोशिश करते हो। तो इसका जो एंगल होता है बहुत ज्यादा होता है। अब नीचे देखो, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे बहुत कम होता है, यानी कि लो होता है। क्यों? क्योंकि इस वाले स्टेज में आप हर काम खुद कर रहे हो। जो भी काम कर रहे हो आप खुद कर रहे हो। क्लियर है? जब कोई काम आप खुद कर रहे हो तो उसमें आपको आइडिया लगाने की कोई जरूरत है? नहीं है। क्यों? भाई जब तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है, तुम खुद कर रहे हो, तो तुम आइडिया क्यों लगाओगे? तुम्हें सब कुछ पता है। तो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या होता है? सबसे कम होता है, जिसे हम बोलते हैं कंक्रीट, बिल्कुल सॉलिड चीज। तो आपका क्वेश्चन यही कह रहा है कि डेल कॉन एक्सपीरियंस में सबसे लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे होता है, सबसे कम एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे होता है? तो सबसे कम एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे है आपका? सबसे नीचे। सबसे नीचे है ना आपका, और सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा आपका? डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस। क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। आप ये क्वेश्चन देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कि जो येलो कलर होता है हम कहाँ पे यूज नहीं किया जाता? येलो कलर का कहाँ पे यूज नहीं किया जाता? तो सबसे पहले आप इस पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो डेंजर होता है उसका कलर होता है रेड। पर ये आपका ये चीज नहीं कह रहा कि डेंजर है। ये चीज आपका ये कह रहा कि वो डेंजर है, उसके लिए आपको क्या कर रहा है? वार्निंग दे रहा है। यानी मेन फोकस किस पे है इसका? वार्निंग पे। वार्निंग का कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। तो आपका फोकस ये आपका डेंजर पे नहीं कर रहा, बल्कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मटेरियल है, जो चीज है, वो आपका डेंजर है। इस चीज के लिए क्या कर रहा है? आपको वार्न कर रहा है। क्या कर रहा है? आपको वार्निंग दे रहा है। तो आपको पता है कि वार्निंग का जो कलर होता है येलो कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? येलो कलर का होता है। मशीनरी गार्ड का मैंने बता चुका हूँ लेक्चर में। कौन सा कलर का होता है? येलो कलर का होता है। कॉसन साइन का किस में होता है आपका? यह भी आपका येलो कलर का होता है। अब बचा आपका स्केप रूट। तो स्केप रूट का कलर कैसा होता है? इसका होता है आपका ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। यहाँ पे देखो आप, ये आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ना? ये देखो, ये देखो, ये
ये आपका कौन से कलर का है? ये आपका ग्रीन कलर का है। कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। स्केप रूट कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। तो इसका आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो आपका सेफ कंडीशन होता है ग्रीन कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो स्केप रूट आपकी कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन ये कह रहा कि जो माइक्रो टीचिंग में सुधार करने में मदद नहीं करता है, तो सुधार करने में आपका मदद क्या नहीं करता? आपका ये चीज नहीं करता। क्या? डी ऑप्शन इसका क्या करता है? तो डेप्थ ऑफ स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल का डेप्थ से आप ये आपका हेल्प नहीं करता है। क्लियर हो? अब ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें आपका ये कहा गया कि जो आप लर्निंग टीचिंग में जो स्टेप आप यूज करते हो, लर्निंग में हो चाहे टीचिंग में, तो जो इसमें नियम आपके यूज होते हैं, तो कौन सा नियम आपका ऐसा है जो रिलेशनशिप सही नहीं बना रहा आपका? तो जो आपका प्रिपरेशन है, यहाँ पे हम दो रूल यूज करते हैं। कौन कौन सा? लॉ ऑफ रेडिनेंस, और दूसरा हम करते हैं लॉ ऑफ पर्पस। रेडिनेंस का मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं तैयारी का नियम, कि आपको कौन सा काम करना है, कैसे करना है। तो इसलिए हम इसको कहाँ यूज करते हैं? प्रिपरेशन में। कहाँ यूज करते हैं? प्रिपरेशन में। जो आपका लॉ ऑफ पर्पस है, इसको भी हम कहाँ यूज करते हैं? प्रिपरेशन में। कहाँ यूज करते हैं? प्रिपरेशन में। हाँ, अब आप ये पूछोगे कि हम पर्पस का यूज जो है हम प्रिपरेशन में क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब आपको पता नहीं रहेगा कि आप बच्चों को क्या समझाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, जब आपको खुद नहीं पता है, आपको पर्पज ही नहीं पता, उद्देश्य ही नहीं पता, तो आप दूसरों को कैसे बताओगे? आप पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि आपको पूरा प्रेजेंटेशन देना है, एप्लीकेशन देना है, टेस्ट लेना है, तो आप पूरा एक डाटा तैयार करोगे ना, उसका एक पर्पज तो बनाओगे आप। तो इसलिए हम लॉ ऑफ पर्पज का यूज कहाँ पे करते हैं? प्रिपरेशन में। रेडिनेंस का कहाँ पे करते हैं? प्रिपरेशन में। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका? प्रेजेंटेशन में कौन सा यूज करते हैं हम? लॉ ऑफ इम्पैक्ट। कौन सा करते हैं? लॉ ऑफ इम्पैक्ट। क्लियर है? तो इसका ये गलत हो जाएगा। जब तीसरे नंबर पे क्या है आपका? तीसरे नंबर पे है आपका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में कौन सा रूल यूज करते हैं हम करते हैं फ्रीक्वेंसी का नियम। और फ्रीक्वेंसी के नियम का जो दूसरा नाम है आपका एक्सरसाइज का नियम। क्यों? एप्लीकेशन में क्या होता है? एप्लीकेशन में क्या होता है? एक जो वस्तु है जो आपने याद किया है, या फिर हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि इसमें बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। क्या होता है? बार बार रिपीट किया जाता है, बच्चों को याद कराया जाता है, यानी कि एक्सरसाइज कराया जाता है। तो आपका एप्लीकेशन में आ गया। अब टेस्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, पर उनका मतलब आपका याद कराना नहीं होता। क्यों? जो उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, एप्लीकेशन में आपको याद कराया, तो आपको कितना याद हुआ, क्या याद नहीं हुआ, आपके अंदर क्या कमी रही है, टीचर आपको क्या ठीक से समझा नहीं पाया, इस चीज को जांचने के लिए लास्ट में क्या करता है? और आपका टेस्ट लेता है। यहाँ पे क्वेश्चन किस लिए करता है? आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। यहाँ पे किस लिए करता है? आपके लेवल को जांचने के लिए कि आपका लेवल पहले से कुछ बेटर हुआ या नहीं हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये आपका यूज कहाँ पे होता है? प्रिपरेशन में। कहाँ पे यूज होता है? प्रिपरेशन में। क्लियर है? यहाँ पे देखो, मैंने आपको अभी बताया कि जो टीचिंग के कितने होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, और फिर होता है आपका इवोल्यूशन। इसमें कुछ हम रूल भी यूज करते हैं। कौन कौन सा? प्रिपरेशन में कौन सा करते हैं हम? लॉ ऑफ रेडिनेंस और पर्पस। प्रेजेंटेशन में एसोसिएशन और इम्पैक्ट। एप्लीकेशन में एक्सरसाइज, इसका दूसरा नाम क्या आपका? फ्रीक्वेंसी। और इवोल्यूशन में कौन सा करते हैं हम? लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और इम्पैक्ट। अगर मैं बात करूं एसोसिएशन, तो एसोसिएशन मतलब क्या होता है आपका? एक चीज को आप दूसरी चीज से रिलेट कर करके सीखते हो, यानी कि आप जो भी याद करते हो आपके माइंड में हमेशा याद नहीं रह सकता। ठीक है? या फिर आप बच्चों को समझा रहे हो, तो बच्चों को आप समझाओगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होता है? आप जो समझाना चाहते हो उसको आप किसी दूसरी चीज से रिलेट करो, कनेक्ट करो, और कनेक्ट करने के साथ आप उन्हें समझाते चले जाओ, जिससे क्या होगा? उस चीज को आसानी से समझ लेंगे और उनके दिमाग पे एक लंबे टाइम तक बना रहेगा। यानी कि आप एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जोड़ जोड़ के समझाने की कोशिश करो। तो एसोसिएशन का मतलब ये होता है आपका, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसे किसी चीज से रिलेट करो, और रिलेट करने के बाद उस बच्चे को आराम से समझाओ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन में भी करा चुका हूँ कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी होता है किसके इक्वल होता है? तो आपका व्हील प्लस स्केल, यानी कि डे। आप व्हील की मल्टीप्लाई अगर स्केल से कराते हो
तो आपको क्या मिलता है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्लियर है। अब ये देखो, जो माइक्रो टीचिंग का एम क्या होता है, जो माइक्रो टीचिंग होता है ना, माइक्रो टीचिंग आपका उसका एम क्या होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो माइक्रो टीचिंग का आपका मेन उद्देश्य होता है प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट टू द रियल क्लास सेटिंग, यानी कि शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा सेटिंग के लिए तैयार करें। क्लियर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रिपेयर स्टूडेंट ऑफ द एग्जाम, तो आपका ये गलत है। आपका क्या होता है, प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट्स टू रियल क्लास सेटिंग। क्लियर है। आगे बढ़े। आप ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको करा चुका हूं अभी, कि जो आपका ऑडियो विजुअल ऐड होता है कौन सा होता है, मैंने आपको अभी बताया, जिसमें ऑडियो भी है और विजुअल भी है। तो कौन सा आपका, टेलीविजन। रेडियो में आपका नहीं आता, ऑडियो टेप में नहीं आता आपका, तो टेलीविजन में आता है। किस में आता है आपका, टेलीविजन में। तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आप देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक शिक्षा पद्धति का हिस्सा नहीं है। क्लियर है। यानी कि आप जो कंटिन्यू जो यूज करते हो, जो आपका कन्वेंशनल टीचिंग मेथड है उसके जस्ट अपोजिट है, या उसके जस्ट उसके एक तरह से उसका पार्ट है ही नहीं, तो आपका कौन सा है। तो जो हमारे मेथड होते हैं, जो हमारा क्लासरूम होता है, दो मेथड होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम, एक होता है हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम। ये हमारा जो नॉर्मली जो हम पढ़ाई करते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, तो हमारा इसमें आता है। क्लियर है। इसमें बोलते हैं कन्वेंशनल टीचिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले क्लास में पढ़ते हो, क्लास में आप लेक्चर लेते हो, और फिर आपको वहाँ पे असाइनमेंट दिया जाता है, यानी कि होमवर्क दिया जाता है। आप क्या करते हो, घर जाते हो, स्कूल से कहाँ जाते हो, घर जाते हो, कहाँ पे जाते हो, घर जाते हो, और जो आपको असाइनमेंट मिला है उस होमवर्क को आप करते हो, और फिर कंटिन्यू आप फिर घर से स्कूल जाते हो। पर फ्लिप्ड वाले में ऐसा नहीं होता, ये जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि आप घर पे रहते हो, आप नेट के थ्रू या फिर किसी कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करते हो, और पढ़ाई करने के बाद आप कहाँ पे जाते हो, स्कूल में। कहाँ जाते हो, स्कूल में। फिर वहाँ पे जो आपको डाउट होता है आप वहाँ पे जाके क्लियर करते हो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप स्कूल से घर गए थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे नेट के थ्रू पढ़ते हो, लैपटॉप के थ्रू पढ़ते हो, जो आपको डाउट होता है उसको क्लियर करने के लिए आप कहाँ जाते हैं, स्कूल में। यानी जस्ट अपोजिट। यहाँ पे देखो, स्कूल पहले आ रहा, घर बाद में आ रहा, यहाँ पे घर पहले आ रहा और स्कूल में बाद में आ रहा। तो ये जस्ट आपका ट्रेडिशनल जो क्लासरूम है उसका जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, फ्लिप्ड क्लासरूम। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, फ्लिप्ड क्लासरूम। क्लियर है। अब ये देखो, वार्म कलर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। वार्म कलर कौन कौन से होते हैं, रेड, ऑरेंज और येलो। कौन से होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो। इन कलर को हम वार्म कलर क्यों कहते हैं, हम इसको वार्म कलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो कैचिंग पावर होता है हमारे आंखों पे बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई कैचिंग। इनका जो इफेक्ट होता है ना हमारे आंखों पे बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑरेंज येलो तो इसमें है नहीं, आपका ओनली रेड है, तो इसका रेड हो जाएगा। अब ये देखो, कोल कलर इसमें कौन कौन सा होता है, तो कलर आपके दो होते हैं। कौन कौन से, ग्रीन और ब्लू। रेड आपका कौन सा हो गया, वार्म हो गया। ये मैंने ये भी करा चुका हूं कि जो हमारे बेसिक प्राइमरी कलर होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो कौन सा होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखो कि रेड कलर यूज, तो कि रेड कलर हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो अभी मैं आपको करा चुका हूँ कि फर्स्ट एड बॉक्स में, ट्रैफिक स्टॉप में, आपका हर जगह कहाँ पे कौन सा कलर यूज होता है, रेड कलर होता है। इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी ये इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे जो कलर होते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं दो भागों में, वार्म और कोल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आपका सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी। वार्म कलर कौन से होते हैं आपके, रेड, ऑरेंज, येलो, और आपको कूल कलर कौन सा होता है, ग्रीन और ब्लू। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब चाक बोर्ड से जब लिखते हैं बोर्ड पे, तो इसका सब हेडिंग का साइज कितना होता है, तो सब हेडिंग का साइज आपका होता है 35 से 45। कितना होता है, 35 से 45। फिर अगर आपसे बात करता है मेन हेडिंग के बारे में बात करता है, किसके बारे में, मेन हेडिंग के बारे में बात करता, तो जो आपका इसका मेन हेडिंग होता है कितना होता है, 50 से 60। अगर आपसे पूछता अंडर सब हेडिंग, अंडर सब हेडिंग, तो फिर आपका आता 30 से 40।
अगर आपसे नॉर्मल कंटेंट के बारे में बात कर रहा है तो आपका होगा 25 से 30। हाँ, पर अगर वहां पे ये नॉर्म अंडर सब हेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है, ओनली बस कंटेंट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बोर्ड पे हम ज्यादातर कौन सा हेडिंग लिखते हैं, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, उसके बाद हम तीसरा यूज कौन सा करते हैं, नॉर्मल कंटेंट। तो कभी कभी आपका नॉर्मल कंटेंट होता है आपका इसमें आ जाता है, किसमें आता है 30 से 40 के बीच में, क्लियर है। पर आपका सब हेडिंग हमेशा किसमें आता है 35 और 40 के बीच में। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बार पूछा जाता है। इसमें एक आया है कि जो आईक्यू लेवल होता है हर किसी का अलग अलग होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है MA/C, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जो आपका सारे जो आपकी मानसिक एज है अपॉन आपका जो रियल एज है, इन दोनों का अनुपात को हम बोलते हैं आईक्यू। क्या बोलते हैं? आईक्यू। अगला क्वेश्चन है स्टेप ऑफ क्वेश्चनिंग। जो क्वेश्चनिंग आप क्लास में करते हो उसके सही स्टेप क्या होता है? तो इसका सही स्टेप होता है आपका ऑप्शन नंबर C। सबसे एक नंबर पे क्या करते हैं? आस्क। फिर दूसरे नंबर पे क्या करते हैं? पॉज लेते हैं। फिर तीसरे नंबर पे क्या करते हैं? कॉल करते हैं। फिर चौथे नंबर पे हम क्या करते हैं? इसमें बातों को सुनते हैं, फिर रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? ऑप्शन। अभी मैंने आपको बताया जो क्वेश्चनिंग के जो स्टेप होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब ध्यान से देखो, एक नंबर पे क्या होता है? आस्क। इसमें क्या होता है? टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं कि पढ़ा कुछ और है और आपसे कुछ और पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, टीचर आपसे वही पूछता है जो उस टाइम पे पढ़ा रहा होता है। इसमें आप किसी बच्चे का नाम नहीं लेता है, पूछने के लिए किसी बच्चे का नाम नहीं लेता है। इसमें क्या करता है? बच्चों से उसने पूछ दिया और पूछने के बाद वो टीचर आपका चुप हो जाता है। पूछने के बाद क्या होता है? चुप हो जाता है। वो चुप इसलिए हो जाता है क्यों? क्योंकि टीचर ने यहाँ पे पूछ लिया बच्चों से क्वेश्चन, और पूछने के बाद अगर वो चुप नहीं रहेगा तो बच्चे समझेंगे कब? उसके क्वेश्चन का मतलब तो उन्हें बच्चों को समझ में आना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या होता है? थोड़ा सा टाइम देता है बच्चों को, जिससे बच्चे अपने दिमाग में बच्चे उस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें और उसका जवाब दे सके। तो अगले स्टेप में क्या होता है? थोड़ा सा पॉज लेता है, हल्का सा चुप हो जाता है। फिर अगले स्टेप में क्या करता है? किसी एक बच्चे का नाम लेता है और उससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें क्या करता है? एक बच्चे का नाम लेता है और उससे क्वेश्चन पूछता है। फिर क्या होता है कि इसमें पूछने के बाद वो क्या करता है? अगले स्टेप में बच्चा जवाब देता है। उसमें टीचर क्या करता है? सुनने का काम करता है। उसमें क्या करता है? टीचर आपका सुनता है। हाँ, एक चीज आप याद रखो, जब टीचर इसमें उसकी बात को सुनता है तो अगर बच्चा यहाँ पे अगर कुछ गलत भी बोलता है ना तो टीचर उसकी बात को पूरी बात समझता है। ये ऐसा नहीं कि बीच में उसे बोल पड़े कि आप गलत बता रहे हो, आप सही नहीं बता रहे हो, आपने ये गलत बताया, तो टीचर बीच में नहीं बोलता है इसमें। हाँ, जब बच्चा पूरा एक बात को कंप्लीट कर लेता है, कंप्लीट करने के बाद सबसे लास्ट में फिर टीचर आपसे बोलता है कि सर, चाहिए आपका नाम लेके बोलता है कि आपने जो बताया गलत बताया। फिर जब एक टीचर लास्ट में बोलता है तो उस बच्चे के रिस्पॉन्स को देखता है, क्या वो बच्चा जिसने गलत बताया है उस बात को दोबारा रिप्रेजेंट करना चाहेगा या फिर दोबारा उसे बताना चाहेगा। तो बच्चे के रिस्पॉन्स को देखता है कि जो मैंने उसको बताया कि तुमने ये बात गलत बताया है, तो उस बच्चे को रिस्पॉन्स को देखेगा, क्या वो बच्चा उस जवाब को दोबारा से देना चाहेगा या फिर नहीं देना चाहेगा। अगर नहीं देता है तो टीचर उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता है। क्या करता है? दोबारा रिपीट करता है। रिपीट करने के बाद किसी दूसरे बच्चे का नाम लेता है और उससे पूछता है। अगर दूसरे बच्चे ने जवाब सही दिया तो टीचर क्या कहता है? जिस बच्चे ने पहले जवाब गलत दिया था उस बच्चे से कहता है कि आप ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ये इसका जवाब ये सही होगा। फिर उस बच्चे को, जो बच्चे ने गलत बताया, उससे कहता है कि आप इस चीज को, फिर उस बच्चे से कहता है कि इसका ये जवाब सही होगा, अगर आप दोबारा जवाब देना चाहते हो तो दे सकते हो, इसका रियल जवाब का ये होगा। कंप्लीट है। आप ये आगे बढ़े तो बार बार पूछा जाता है कि जो बच्चा काउंसिल के लिए जो मेंबर आता है उस मेंबर को हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं हम उसको जानते हैं काउंसिलिंग के नाम से। किस नाम से जानते हैं? काउंसिलिंग। जो पर्सन काउंसिलिंग के लिए आता है, यानी कि जो मेंबर काउंसिलिंग के लिए जाता है उस मेंबर को हम किस नाम से जानते हैं? काउंसिलिंग के नाम से। किस नाम से जानते हैं? काउंसिलिंग। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, काउंसलिंग शब्द किससे मिलके बना है? 2 शब्द से। किससे? एक तो आपका काउंसलर हो गया,
दूसरा आपका काउंसलिंग। जब एक काउंसलर एक काउंसलिंग के साथ जुड़ता है तब उसे बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलर कौन होता है? जो काउंसलिंग करता है। काउंसलर कौन होता है? जो काउंसलिंग करता है। और काउंसलिंग कौन होता है? जो काउंसलिंग के लिए जाता है, उसे बोलते हैं काउंसली। क्लियर है? ये आपका काउंसलिंग करता है और ये काउंसलिंग कराने के लिए जाता है। क्लियर है? एक चीज आपका और आता है, मेंटरिंग। मेंटरिंग क्या होता है? एक होता है आपका मेंटर, जिससे बोलते हैं गुरु, और एक होता है मेंटे, इसे बोलते हैं शिष्य। जब शिष्य को प्रॉब्लम होता है या फिर इसे कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये अपने गुरु के पास जाता है। किसके पास जाता है? मेंटर के पास जाता है। तो मेंटर क्या करता है? जो इसका एक्सपीरियंस है, जो इसका नॉलेज है, उसको शेयर करता है मेंटी को। किसको शेयर करता है? मेंटी को। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो मेंटर और मेंटी, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा होता है? तो इन दोनों का रिलेशनशिप होता है गुरु और शिष्य को, शिष्य की तरफ होता है। यानी कि जो आपका मेंटर है, ये किसका काम करता है? गुरु का काम करता है। किसका काम करता है? गुरु का। और जो मेंटी होता है, किसका काम करता है? ये आपका शिष्य की तरह होता है। यानी जो इसके पास नॉलेज है, जो उसके पास ज्ञान है, किसको डिलीवर करता है? मेंटी को। क्लियर है? जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है मेंटरिंग। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मेंशन है LMIS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वह आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया में इसको किसके द्वारा क्रेडिट किया गया था? तो किसने किया था? NSDN ने। किसने किया था? NSDN ने। क्लियर है? हाँ। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि जो आपका NSQF होता है, क्या NSQF, तो उसका संचालन कौन करता है? तो NSTA ही आपका NSQS का भी संचालन करता है। और आपका LMIS का भी क्रेडिट किसने किया था आपका? तो NSTA ने किया था। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, NSQF का भी संचालन किसने किया था? NSDA ने किया था। और LMIS का क्रेडिट किसने किया था? आपका NSDA ने। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, बार बार क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो आपका 4P होता है, जो आपका 4P होता है, जो आपके 4 इसमें अलग अलग P हैं, ठीक है, तो उनके नाम क्या क्या होते हैं? तो उनका नाम क्या होता है आपका? आपका होता है पहला प्रोडक्शन, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लेता है, तो आपका सीक्वेंस ये क्लियर नहीं है। अभी हम सीक्वेंस अगले स्लाइड में बात करेंगे। तो 4P का मतलब क्या होता है आपका? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। स्टार्टिंग के 4P हैं, ये लास्ट के नहीं है, स्टार्टिंग के हैं। क्लियर है? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको यही बताया कि कभी कभी पेपर में आपसे ये पूछ लेता है 4P होता है, इसको किस नाम से जानते हैं हम? 4P आपका जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसको जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। किस नाम से जानते हैं हम उसको? ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। क्लियर है? हाँ। अगर सीक्वेंस के बारे में बात करें हम, तो पहला होता है हमारा प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्रमोशन और चौथा होता है प्लेस। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। कभी कभी पेपर में सीक्वेंस के बारे में पूछ लेता है कि पहला P का मतलब क्या है? तो प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस और तीसरा प्रमोशन, चौथा आपका प्लेस। तो जो आपका 4P है, इसको किस नाम से जानते हैं हम? ट्रांजिशनल मार्केटिंग मिक्स। क्लियर है? हाँ। अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ, एक होता है आपका 4P, एक होता है आपका 7P। 7P में हमने क्या किया? 3P को हमने ऐड किया। तो आपका क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो आपका एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स है, इसमें आपने 3P को ऐड किया है। तो कौन कौन से 3P हैं जो जिसको आपने ऐड किया? तो कौन कौन से आपके? पहला आपका हो गया पीपल, दूसरा हो गया प्रोसेस और तीसरा आपका फिजिकल एविडेंस। पहले वाले में क्या था? उसमें 4P थे, हमने उसमें क्या ऐड किया? 3P ऐड किया हमने, तो हमें क्या मिला? 7P। वो 3P कौन कौन से हैं? पहला आपका पीपल, दूसरा आपका प्रोसेस और तीसरा आपका फिजिकल एविडेंस। क्लियर है? यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसमें ये कहा गया जो आपको 4P था स्टार्टिंग में, जो आपका कौन सा था? 4P, उसको किस नाम से जानते हैं हम? ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। अब हमने क्या किया? उसमें हमने 3 नए नए एलिमेंट हमने और ऐड कर दिए। कितने किए? 3 किए। अब हमारा क्या मिल गया? 7P। पहले हमारा क्या था? 4P, उसका नाम क्या था? ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। हमने क्या किया? 3P उसमें हमने ऐड कर लिया। अब क्या बन गया? 7P। अब हम इसको किस नाम से जानते हैं? एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि 4P को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपके इस नाम से जानते हैं।
7P किस नाम से जानते हैं? तो आपके एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आप ये चीज देखो, अभी मैंने आपको बताया कि 4P को जानते हैं हम ट्रांजिशनल, और 7P को हम जानते हैं एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। पहला यहाँ तक आप ध्यान से देखो, तो यहाँ तक आपका क्या है? 4P यानी कि ट्रांजिशनल आपका, और ये आपने 3 ऐड कर लिया तो आपका क्या हो गया? एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। यानी आपका जो 7P है आपका क्या है? आपका एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। पहले नंबर पे क्या है? फर्स्ट फीस का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। दूसरा आपका प्राइस, तीसरा प्रमोशन, चौथा आपका प्लेस। ये आपका स्टार्टिंग के जो 4P थे। हाँ, अगले हम 3P की बात करें तो पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखो, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता है। हमने 7P पढ़ लिया, इसमें आपका ये क्वेश्चन ये कहा गया कि जो 8P है, जो उसमें 8वां P है, उसका नाम क्या है? उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसको जानते हैं प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। क्यों? आज के टाइम पे हर कंपनी हर मटेरियल बना रही है, ठीक है, पर हम किस पे फोकस करते हैं? उसके क्वालिटी पे। किस पे फोकस करते हैं? क्वालिटी पे। क्यों भाई? जब क्वालिटी सही नहीं होगी तो हम उसे क्यों लेंगे? कंपनी तो हजारों हैं, हजारों कंपनियां हैं, हजारों प्रोडक्ट बनाती हैं, सारे प्रोडक्ट आपके सेम है, पर जिसकी क्वालिटी बेस्ट होगी हम उसको लेंगे। हाँ, जब क्वालिटी बेस्ट आपकी मार्केट में ज्यादा बिक रही है तो उसका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो जो आपका 8वां P है उसका मतलब है क्वालिटी। क्लियर है? आज के लिए हम इतना ही रखते हो। बाकी आप क्या करो, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो है वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है। उसमें आपके बूम्स टैक्सोनॉमी, डेल कॉन एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ और भी आपके साइकोलॉजिकल लर्निंग के बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड होने वाले हैं, जिसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप एक सही टाइम पे उसे पढ़ के आप अपने सब्जेक्ट को एक अच्छे तरह से एफर्ट तरीके से आप उसे समझ सकते हो। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हो। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।